गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के कोरोना लाइव के माध्यम से हम लोग जुड़ रहे हैं आज की अपनी इस क्लास में, जिसमें चैप्टर 4 बियॉन्ड अर्थ में आगे बढ़ेंगे। कल हमने सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बारे में बात किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे स्टार एंड कॉन्स्टलेशन के बारे में। कल चैप्टर इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया था। आज की क्लास में भी हम रिवीजन कर रहे हैं अपने चैप्टर 4 का, जिसमें आज टॉपिक जो हमारा है उसमें हम पढ़ेंगे स्टार एंड कॉन्स्टलेशन के बारे में। तो आइए बच्चों देखते हैं आज का चैप्टर नंबर 4 का रिवीजन। चैप्टर है हमारा 4, नाम है चैप्टर का बियॉन्ड अर्थ। बियॉन्ड अर्थ यानी हम बात कर रहे हैं जिस प्लेनेट पे हम लोग रहते हैं, यानी हमारी धरती, इस से बाहर की दुनिया के बारे में। आप जानते हैं कि हमारी जो धरती है यानी कि हमारा जो अर्थ है, हमारा प्लेनेट है, वो पार्ट है सोलर सिस्टम का। और सोलर सिस्टम में एक प्लेनेट नहीं है, बल्कि हम बात करते हैं पूरे 8 प्लेनेट सिस्टम की। पहले 9 होता था, अब 8 है। प्लूटो को हटा दिया गया, जैसा कि मैंने क्लास में भी आपको बताया था कि जो हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी। एक ग्रह होने के लिए जिन जिन चीज़ों का होना, एलिजिबिलिटी का होना ज़रूरी था, उसको फुलफिल नहीं कर पाने के कारण प्लूटो को हटाया गया। ये बात की क्लास में हमारी चर्चा इसके ऊपर होगी, लेकिन आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं उसमें बियॉन्ड अर्थ में ही चर्चा करेंगे हम स्टार एंड कॉन्स्टेलेशन की। बात करेंगे स्टार एंड कॉन्स्टेलेशन की, जो हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है बच्चों, इसमें सबसे पहले हम जानेंगे आज स्टार के बारे में। तो जैसा कि क्लास में फिजिकल अपीयरेंस क्लास जो हमारी हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि स्टार क्या है। फिर आपको मैं बता रहा हूँ कि स्टार जो है क्या है। तो स्टार जो है एक मैसिव स्पिनिंग बॉल है हॉट गैस का, और इससे लाइट जो है वो इमिट होता रहता है। और यार बात करते हैं इसके बनावट की बात करते हैं, तो ये बना हुआ है हाइड्रोजन और हीलियम गैस से, और इसके अंदर जो है न्यूक्लियर फिजन होता रहता है, जिससे कि हीट और लाइट जो है इमिट होता है। तो अगर हम बात करते हैं स्टार की, तो क्या है स्टार बच्चों? स्टार we see are celestial bodies that are massive spinning ball of hot gas।
or gases that emit their light। ठीक है बच्चों, तो स्टार क्या है? तो स्टार है we see are a celestial body that are massive spinning balls of hot gases that emit their light। यानी ये क्या है? तो ये एक स्पिनिंग बॉल है जो गर्म गैस से क्या है भरा हुआ है, और इस गर्म गैस के कारण क्या होता है? ये इमिट करता है क्या? लाइट। सिर्फ लाइट ही नहीं, ये हीट भी क्या करता है? आपको इमिट करता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ अंडरस्टूड है, समझिए कि ये लाइट और हीट दोनों को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करता है। ठीक है बच्चों, सन की अगर बात करते हैं तो सन की जो है हमारा क्या है? कि स्टार है जो लाइट और हीट को क्या करता है? इमिट करता है। और एक्चुअल में जो ये स्टार होते हैं उनके अंदर हीलियम और हाइड्रोजन गैस जो है वो भरा हुआ होता है, और हीलियम और हाइड्रोजन गैस के कारण इनके अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन ही इसके लाइट और हीट को इमिट करने का क्या है? सोर्स है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम देखें तो जैसे कि हमने कहा कि इसके अंदर गैसेस भरा हुआ है, तो क्या है? देखिए, दे आर प्राइमरी composed of hydrogen and helium, which undergoes nuclear fusion। nuclear fusion in the star core। releasing a huge amount of energy। ठीक है बच्चों, क्या है? तो दे आर द प्राइमरी कंपाउंड किससे बना है? ये तो हाइड्रोजन से बना है, और हीलियम गैस का ये गुब्बारा है जो स्टार है, और इसके अंदर जो क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसके कारण ये न्यूक्लियर फ्यूजन होता कहाँ है? तो स्टार के कोर में होता है, और क्या रिलीज करता है ये? तो एनर्जी फ्यूजन होती है, बहुत अधिक मात्रा में क्या करता है? ये एनर्जी को रिलीज करता है। ये जो है आपको देखेंगे एनर्जी जो है हीट और लाइट के रूप में आप देखेंगे, तो हीट और लाइट के रूप में जो है हमें दिखाई देता है। तो हीट और लाइट के रूप में ये दिखाई देता है। जैसे सन है हमारा, तो आप देखते हैं ना, सन की ब्राइटनेस भी हमें दिखाई देती है चमकता हुआ, उसकी रोशनी जो हम तक पहुंचते हैं पूरे 8.5 मिनट लगता है, 8.5 मिनट में। यानी कि अगर बात करते हैं कि अंतरिक्ष में अगर सूर्य जो है हमारा अपने जगह पे अगर क्या है, ग्लो हो रहा है, चमक रहा है वो, और अगर वो मान लीजिए चमकना बंद कर दिया तो हम लोगों को पता लगेगा, तो 8 मिनट 8.5 मिनट तक तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा।
लेकिन 8.5 मिनट के बाद हम लोगों को पता लगेगा कि हाँ वो उसने ग्लो करना बंद कर दिया है। 8 मिनट तक हमें कोई एहसास नहीं होने वाला कि वो बंद हो गया या क्या है, ठीक है, क्योंकि 8 मिनट लगते हैं पूरे पूरे धरती तक उसकी रोशनी को पहुँचने में, ठीक है। तो यहाँ पे ये हीट और लाइट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है ड्यू टू आपका न्यूक्लियर फिशन, ठीक है, जिससे ह्यूज अमाउंट में क्या होता है आपका एनर्जी निकलता है, ठीक है। आगे बात करेंगे अगर हम इसके बारे में, तो स्टार के बारे में बात कर रहे हैं तो सन की भी बात कर लेते हैं। तो सन की अगर बात करते हैं बच्चों, तो सन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम में नहीं, हमारी लाइफ में भी उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर पृथ्वी के ऊपर यानी कि धरती के ऊपर अगर लाइफ एग्जिस्ट करती है तो उसका एकमात्र सबसे बड़ा कारण अगर हम मान लें तो वो सन है। अब आप कहोगे बच्चों ये कैसे, क्योंकि लाइट जो एग्जिस्ट करती है यहाँ पे वो तो सन की ही रोशनी है, ठीक है। मून की ल्यूमिनिसिटी की अगर बात करते हैं तो मून के पीछे भी सन का ही लाइट है, जिसका रिफ्लेक्शन के कारण वो हमें ल्यूमिनेट होता हुआ दिखाई देता है। उसका अपना कोई भी आप जानते हैं कि जो प्लैनेट होता है उसके पास लाइट नहीं है, अपना मून लाइट नहीं होता है। बच्चों आगे अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो आप ये भी जानिए कि जो सन है वो बहुत चीज़ों के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। आप कहेंगे कि क्या, तो बहुत सारी चीज़ें जानिए आप इसके बारे में। तो सन जो है हमारा सिर्फ एक स्टार, सोलर सिस्टम का एक स्टार ही नहीं है, एक परिवार का हिस्सा ही नहीं, बल्कि बहुत सारी चीज़ों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। कैसे, जैसे आप देखो वाटर साइकिल है, तो वाटर साइकिल में भी अगर देखें तो सन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वाटर का वेपर बनना, तो सन के ही हीट को क्या एब्जॉर्ब करने के बाद वाटर जो है वेपोरेट होता है, और क्लाउड का फॉर्मेशन होना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, प्लांट अपना भोजन जो बनाता है उसमें भी सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद अगर बच्चों लोग बात करते हैं तो सनलाइट बहुत ही एसेंशियल है प्लांट के ग्रोथ के लिए, हम लोगों के लिए भी इवन बहुत ज़्यादा जरूरी, एनिमल के लिए भी ज़रूरी है, ह्यूमन बींग्स में। आप जानते हैं कि जो एयर है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ये ब्लैंकेट के रूप में जो हमारे पृथ्वी को चारों तरफ से कवर करके रखा हुआ है, इसमें भी कहीं ना कहीं जो है हमारे सन का बहुत ज़्यादा योगदान है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इसमें भी। दूसरी तरफ अगर बात करते हैं हम क्लाइमेट चेंज की बात कर लें, क्लाइमेट की बात कर लें, सीजन की बात कर लें, वेदर की बात कर लेते हैं हम लोग, विंड ब्लो की बात कर लेते हैं, ये सब देखें अगर तो सब चीज़ अगर यहाँ पर सस्टेन करता है और आपके अर्थ को एक सुटेबल प्लेस बनाता है, हमारे और आपके रहने योग्य बनाता है, तो वो उसमें आपका ये स्टार हमारा सन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो एक आज हम स्टार के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, बेसिकली मैंने आज फोकस किया है स्टार के बारे में ही ज़्यादा करके आपको बताने के लिए इस क्लास में, तो स्टार पे ही हम फोकस कर रहे हैं। तो अगर हम कंसीडर करते हैं कि सन एज ए स्टार, ठीक है, तो सन एज ए स्टार हम कंसीडर करके इसको आज देखते हैं, तो इनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में हम जानते हैं। उससे पहले बच्चों जाने हम there are various types of stars in the universe. Some of which are stated
ठीक है बच्चों, तो आज जो है इसमें क्लास बेसिकली हमने जो रखी है आज की वो स्टार बेस्ड ही रखी हुई है और इसमें विभिन्न तरह के स्टार के बारे में हम लोग जानेंगे। तो बच्चों जहाँ तक सवाल है हमारे इन चीज़ों के बारे में जानने का, तो क्लास में मैंने इसके बारे में आपको बहुत कुछ बताया हुआ है और बहुत कुछ मैं यहाँ पे आपको और भी बता रहा हूँ, जिसको आप गौर से सुनना और समझने की कोशिश करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं सन। ठीक है, सन लाइक ए स्टार। ठीक है, तो सन के बारे में भी वही फैक्ट है, वही चीजें हैं जो एक स्टार के बारे में होता है, तो वो उसको देख लीजिए बच्चों। The sun is a massive glowing ball of gases and closest star to the earth. It is bright object objects in our solar system. ठीक है बच्चों, तो सन के बारे में क्या है कि द सन इज ए मैसिव ग्लोइंग बॉल ऑफ गैसेस एंड क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ। इट इज अ ब्राइट ऑब्जेक्ट इन आवर सोलर सिस्टम। यानी सूरज जो है वो एक चमकीला तारा है और बिल्कुल बाकी स्टार्स की तरह इसके अंदर भी क्या है, तो ये गैसेस जो है वो है, और इसके कोर में भी क्या होता है, आपका न्यूक्लियर फ्यूजन होता है हाइड्रोजन और हीलियम गैस के कारण, और वही इसके ब्राइटनेस का क्या है कारण है, और ये भी लाइट और हीट को क्या करता है, इमिट करता है। और हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ पे जो लाइफ पॉसिबल है इसकी इन्हीं गुणों के कारण है, और ये काफ़ी क्लोज है अर्थ के, जिसके कारण क्या है ये हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। नहीं तो इससे भी बड़े बड़े बहुत सारे स्टार और तारे हैं, जैसे बहुत सारे स्टार्स के बारे में अगर हम चर्चा करने के लिए यहाँ पे हैं तो बच्चों मैं आपको बताऊं तो सन से भी बड़ा है, बहुत बड़े बड़े जाइंट्स हैं जो स्टार्स हैं, उसका नाम मैं आपको बता दूं बच्चों, तो देखेंगे तो रेड जाइंट्स के नाम से एक स्टार है। ये स्टार जो है, दिस स्टार डू नॉट हैव एज हॉट आउटर लेयर, इसका जो ऊपरी लेयर हम देखते हैं वो ज़्यादा गर्म नहीं है, लेकिन यह सन से देखें तो इसका जो एरिया है, इसका जो आकार है वो बहुत ही बड़ा है। अपना जो सन है वो वैसे कम से कम 20 या 25 सन जो है उसके अंदर आसानी से समा जाएंगे, इतना बड़ा है ये। और अगर बात करते हैं तो ये इसका टेम्परेचर भी आपको 3000 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री सेल्सियस है इस जॉइंट स्टार का, और ये बहुत बड़ा है सन से। और ये लेकिन ये जैसे अपना सन जो है दिखता है तो चमकीला ब्राइट बिल्कुल नज़दीक होने के कारण दिखता है, ये 3 से 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका होता है, और देखने में ये क्या है लाल दिखता है, इसलिए इसको रेड जाइंट्स के नाम से हम जानते हैं। दूसरा जो हमारा है सुपरनोवा।
सुपरनोवा के बारे में क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था और आप लोगों को बताया था। ये क्या है? दे आर लार्ज एंड इवन ब्राइट एज कंपेयर टू द रेड जाइंट्स एंड इवन द सन। दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द हेवी एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स। मतलब ये जो आपको बात कर रहा हूँ मैं सुपरनोवा की, सुपरनोवा जो है यूनिवर्स में जितने भी बड़े बड़े जो ग्रह हैं उनके ऊपर अगर हम हीट की बात करते हैं तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये अपने हीट को इमिट करता है और आसपास का जो हैवी बॉडी है उसको रिसीव करके क्या होता है, गर्म होता है, या उसके ऊपर जो भी रिएक्शन मैकेनिज्म होते हैं वो इसके कारण ही होते हैं। तो ये दूसरा सबसे बड़ा क्या है, स्टार है। दूसरा तीसरे स्टार के बारे में मैं चर्चा करूंगा तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि तीसरा स्टार जो है वो है बाइनरी और ट्विन स्टार। बाइनरी और ट्विन स्टार क्या होता है बच्चों मेरे? तो बाइनरी और ट्विन स्टार में होता क्या है कि दो स्टार होते हैं, दो स्टार होंगे, एक दो स्टार, ये दोनों के दोनों स्टार जो है एक दूसरे के काफी करीब होते हैं और इसके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इनके बीच में जो होता है उसके कारण एक स्टार जो होता है दूसरे स्टार के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर काटता है। और ये दोनों स्टार जो होते हैं, ये दोनों स्टार भी क्या करते हैं, चक्कर काटते हैं। तो ये किसका चक्कर काटते हैं बच्चों? तो एक कॉमन सेंटर होता है, उसके चारों तरफ ये दोनों क्या होते हैं, एक साथ घूमते हैं और एक स्टार दूसरे स्टार का क्या करता है, चक्कर काटता है। इसीलिए इसको बाइनरी स्टार और इस ट्विन स्टार दोनों के नाम से हम इसको जानते हैं। यानी कि दो स्टार होता है, एक स्टार दूसरे स्टार का क्या करता है, चक्कर काटता है और दोनों स्टार जो है एक सेंटर का क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं और चक्कर लगाते हुए क्या करते हैं, ये एक दूसरे के रिवॉल्व होते रहते हैं सेंटर के, इसलिए इनको बाइनरी या ट्विन स्टार के नाम से जानते हैं। ये भी काफ़ी ब्राइट है और साइज में ये काफ़ी बड़े हैं, सूर्य से तो बड़े हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा वेरिएबल स्टार की बात करते हैं। वेरिएबल स्टार को या पोलर स्टार कह सकते हो इसको, क्योंकि ये स्टार्स जो है ये वेरिएबल शेप का होता है, यानी कि इसकी ब्राइटनेस है वो कभी बढ़ जाती है कभी घट भी जाएगी, यानी ये चेंज करता रहता है अपने आप को और ये फैलता भी है और सिकुड़ता भी है, ये एक्सपैंड भी कर जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए पोलर स्टार को आप ले सकते हैं, जो नॉर्थ में आप देखते हैं इक्वेटर के काफ़ी करीब है, नॉर्थ में ये स्टार आपको सबसे ब्राइटेस्ट, इसको गोड का तारा भी कहते हैं। तो कभी ये बहुत ह्यूज बहुत बड़ा दिखाई देता है, कभी हल्का छोटा भी दिखाई देता है। तो ये वही स्टार है जिसको हम लोग वेरिएबल स्टार के नाम से जान सकते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि सन के बाद रेड जाइंट स्टार है, सुपरनोवा है, बाइनरी या ट्विन स्टार है या वेरिएबल स्टार है। तो तमाम तरह के स्टार हैं और ये सभी सूर्य से बड़े हैं लेकिन काफ़ी दूर है धरती से, इसलिए ये टिमटिमाते हुए छोटे दिखाई देते हैं। आकाश की तरफ जब हम देखते हैं रात में, जब बिल्कुल क्लियर हो, किसी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं होता, क्लाउड नहीं होता, तो रात में असंख्य तारे जो हैं हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। वो काफ़ी दूर है, मिलियंस ऑफ ईयर्स दूर है, मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर है वो हमसे, जिसके कारण वो छोटे छोटे दिखते हैं टिमटिमाते हुए। लेकिन वो हमारे धरती, हमारे सोलर सिस्टम के जो प्लानेट हैं वो उनका जो साइज है, शेप है, या हमारा सन है जो उसका साइज है, शेप है, इन सबसे काफ़ी बड़े हैं। तो बच्चों आज की क्लास में हमने स्टार्स के बारे में देखा कि स्टार क्या होता है, कितने तरह के स्टार्स होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। अभी बहुत कुछ है आपके बियॉन्ड अर्थ में जिसको हमें पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे और समझेंगे। आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं नाइट स्काई वॉचिंग पर, जिसमें क्लास में भी मैंने आपके नाइट स्काई वॉचिंग के बारे में आपको बताया था कि नाइट स्काई वॉचिंग क्या है। तो नाइट स्काई वॉचिंग सिंपल शब्दों में अगर बच्चों अगर मैं आपके सामने कहूँ तो वो है कि आकाश की तरफ देखना और देख करके तारों के समूहों के बारे में जानना। साफ आकाश अगर है तो उसमें हम जान सकते हैं अच्छे से कि ये कौन सा स्टार है, पहचानने की कोशिश करना कि कौन सा कॉन्स्टेलेशन किधर क्या है, कौन सा पैटर्न है, जो बातें की गई है किताबों में, बिग बियर की बात की गई है,
हिंदी जो हमारे स्पिरिचुअल बुक्स हैं उसमें जो सप्तऋषि तारे वगैरह के बारे में बात की गई है, ध्रुव तारे के बारे में बात की है, कैसे उसका नेविगेशन में यूज किया जाता है। नेविगेशन आप जानते होंगे अच्छी तरीके से, जैसे कैसे आप गूगल मैप पे जाते हैं और जाकर किसी पर्टिकुलर प्लेस को आप सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद अब आपको इधर उधर घुमाता हुआ उस सेंटर तक ले जाता है। मतलब एक डायरेक्शन, एक वे, आपको एक रास्ता बता करके उस जगह तक पहुंचाने का काम करता है। उसी तरीके से अर्लियस्ट जब पहले के ज़माने के लोग थे तो इन कॉन्स्टेलेशन यानी पैटर्न, जो एक इमेजिनरी पैटर्न है, इन पैटर्न्स का और इस स्टार्स का यूज करके वो एक दिशा का निर्धारण करते थे कि हाँ कैसे जाना है, किधर से जाना है। मतलब वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक सिंबल था उनका उस डायरेक्शन को फाइंड करने का जिधर वो जाना चाहते थे। इन तमाम तरह की चीज़ों का इन्होंने यूज किया। तो प्योरली अगर देखें तो पूरा आकाश अगर साफ रहता है, बिल्कुल अच्छा रहता है अगर, तो हमें उन चीज़ों के बारे में जानने की उत्सुकता और अपने अंदर बढ़ जाती है। पूरा खुला आकाश, तो कैसी जगह के चुनाव करें, तो वीडियो में एक समय की मर्यादा होती है, बहुत सारी चीज़ें छूटती हैं जिसको फिजिकल अपीयरेंस क्लास में उसमें मैं डिस्कस करूँगा और आपको बताऊँगा इस चीज़ के बारे में। और लेकिन नॉर्मली आप जानिए कि एक ऐसे प्लेस का आप चुनाव कीजिए जहाँ पे आसपास में कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं हो, कोई बड़ा पेड़ नहीं हो, पूरा आकाश आपको पूरा का पूरा वहाँ दिखाई दे अच्छे से। और उस प्लेस में जैसे हाई लैटिट्यूड का कोई अगर एरिया है तो वहाँ पे चले जाइए, वहाँ पे ऊंचाई से जहाँ पे नीचे की सारी चीज़ें जो लाइट का इफेक्ट वगैरह होता है, बिल्डिंग्स की लाइट्स हो गई, स्ट्रीट लाइट हो गया, कोई भी फ्लड लाइट है, उन सब चीज़ों से आप ऊपर होंगे और वहाँ पे वो पॉल्यूशन स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो है वो आपको नहीं मिलेगा। और वहाँ से जब आप डार्क नाइट में जब ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये असंख्य सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, स्टार्स जो है आपको दिखाई देगा। साथ ही कॉमेट्स भी आप देख पाएंगे अगर उस समय कोई अपीयर हुआ तो उन सभी चीज़ों को आप एब्जॉर्व करेंगे, देखेंगे। तो जो चीज़ें आप इस चीज़ के लिए बहुत सारा आजकल तो ऐप भी आ गया है नेविगेट करने के लिए, कौन सा स्टार पैटर्न किधर है, कैसे कैसे किधर किस दिशा में किधर लोकेट होगा, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जिसका उपयोग करके आप जो है या मैप रखिए अपने पास, उससे आप प्रयास कीजिए आप खुले आकाश में ढूंढने का, तो आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्काई वॉचिंग, बहुत मजा आता है, एक पीस भी आपको फील होगा जब आप इस चीज़ को करेंगे। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। आगे के क्लास में हम लोग जानेंगे कॉन्स्टिलेशन के बारे में और कितने तरह का कॉन्स्टिलेशन है, कैसे है, कौन कौन से पैटर्न है, किसको क्या नाम दिया है, और बात करेंगे हम इसमें आगे क्रक्स के बारे में बात करेंगे, हाइड्रा कॉन्स्टिलेशन के बारे में बात करेंगे। 88 पैटर्न कॉन्स्टिलेशन के साथ हाइड्रा के बाद जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिलेशन है, और बात करेंगे क्रक्स का जिसमें 68 के आसपास जो है कंसीडर किया गया है अभी तक। तो तमाम तरह की बातों को हम कल के क्लास में करेंगे बच्चों। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए और मन लगाकर पढ़िए। बाय।